हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस की, विच इज़ द पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले बच्चे हम बात कर चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। इससे पहले हम रेट लॉ के बारे में बात कर चुके हैं, जहाँ पर हमने कहा कि किसी भी रिएक्शन की रेट को हम ऐसे इफ़ A and B आर रिएक्टेंट एंड P and Q आर द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज, ये जो फॉर्म हम लिखते थे दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक है ना, रेट लॉ इन द डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, डी ए बाई में डी टी की टर्म में। लेकिन बच्चे, जब हमें यहाँ से डिफरेंशियल फॉर्म से क्या निकालना है, किसी भी रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। वहाँ पे किसी पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप की वैल्यू को डिटरमाइन करके फिर हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट और टाइम का रिलेशन बता सकते हैं। बट अगर हम क्या करें, डिफरेंशियल फॉर्म में चले जाएं, डिफरेंशियल फॉर्म की जगह अगर हम क्या कर दें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर लें, जो कि हमें क्या देगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप देगा बेटा किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में, टाइम के बीच में, और किस तरीके से कंसंट्रेशन और टाइम के साथ आप डिफरेंट टाइम्स पे क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग इंटीग्रेटेड रेट लॉ आते हैं। तो हम बात करते हैं किसके लिए, पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरीके से आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लेट वी टॉक अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो व्हाट इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन? इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन एनी कंसंट्रेशन टर्म, है ना, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ़ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एनी कंसंट्रेशन टर्म, ऑन एनी कंसंट्रेशन टर्म, या बोल सकते हैं इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर जब रेट डिपेंड ना करे उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चे, इसी को प्रूव करने के लिए लेट वी टेक अ रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट आर इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी। रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है। सो लेट वी कंसीडर एट एनी टाइम टी, व्हेन टी ज़ीरो है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, आर है या आर नोट है। तो प्रोडक्ट उस टाइम पे बना नहीं होगा। लेट वी कंसीडर एट एनी टाइम टी, इसकी कंसंट्रेशन आर है या आर टी भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। सिमिलरली बेटा, आप इसको ए नोट मान सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, ए टी मान सकते हैं। ठीक है, इसको ए मान सकते हैं, ये बना नहीं होगा, अगर ये एक्स बन जाएगा तो ए माइनस एक्स रह जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट टर्म्स में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चे, ये क्या हो गई हमारी एक रिएक्शन जिस पे हमने टाइम टी पे ये लिखा हुआ है। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना हो तो मुझे मालूम है रेट क्या होगा, माइनस डी आर बाय में डी टी, दैट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि इंडिपेंडेंट है, मीन्स के की पावर आर की पावर ज़ीरो। सॉरी, मैंने कॉन्स्टेंट भी लगा दिया, दिस वन के, दिस वन कॉन्स्टेंट हटा दिया तो हमने कहा कि ये क्या हो गया, के आर नोट। एंड वी नो, क्योंकि इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1। और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाय में डी टी, दैट इज इक्वल टू के। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस डी आर बाय में डी टी, डी आर इज इक्वल टू के डी टी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस चला जाएगा, यहाँ पर आ गया माइनस, मीन्स हमने इस डी टी को सिर्फ इधर जाके मल्टीप्लाई किया है, और माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस इधर का कैंसिल आउट हो गया और इधर माइनस चला गया। अब हमारे पास ये जो डिफरेंशियल फॉर्म आई है बच्चे, इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। लेट इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, लिमिट्स में भी कर सकते हैं बच्चे और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही बता दूंगी, पहले मैं सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ। देखिए, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया, डी आर इज इक्वल टू के डी टी, के डी टी। हमें मालूम है बच्चे के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए मैं के को बाहर लिख देती हूँ और ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म, दिस वन। देखिए, जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये डिफरेंशियल और ये इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशियल और ये इंटीग्रेशन ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया आर, यहाँ पर के तो बाहर था ही, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, सिर्फ टी।
मीन्स हमारे पास बचा आर इज इक्वल टू माइनस के टी, और जब आप ऐसे करते हैं तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई ऐड करना होता है. व्हाट इज आई? दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बच्चे हमने कुछ नहीं किया, जस्ट इसका इंटीग्रेशन किया है बिना लिमिट्स के. हमने कहा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, जो बच्चे मैथ्स के उनको तो ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, जो बच्चे बायो के हैं वो थोड़ा सा और इंटीग्रेशन पे वर्क कर सकते हैं. तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होके बच गया आर, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैंसिल आउट होके बच गया टी, के बाहर था ई, और जब हम ऐसा करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई ऐड करते हैं. अब हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई की वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू या इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो निकाली जाती है कैसे? बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस. ठीक है. सो नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आई बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके. देखिए बच्चे, अगर हम इनिशियली बात करें, इनिशियली आर जो था वो क्या था? आर नोट था, है ना, और जो टाइम टी था वो क्या था? 0 था. तो अगर मैं इन्हीं को यहाँ पर प्लेस करूँ तो देखिए आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? आर नोट इज इक्वल टू माइनस के, टी की जगह 0 लिख दिया, और आई, ये तो टर्म 0 ही हो गई. इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू आर नोट. आई की वैल्यू कितनी आ गई? आर नोट. अब क्या कीजिए, ये जो इक्वेशन थी इसको आप ए इक्वेशन मान सकते हैं. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ आई इनटू इक्वेशन ए. इस इक्वेशन ए में इस आई की वैल्यू पुट कर दीजिए. देखिए अब ये वाली इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी? आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की वैल्यू कितनी आई है बच्चे हमारी? आर नोट. आई की वैल्यू कितनी आई है? आर नोट. तो हमने क्या किया, इस आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है. होप आपको समझ आ रही होगी. तो यहाँ से वापस एक बार शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. तो बच्चे यहाँ पर देखिए अब तो बात ही सॉल्व हो गई. देखिए आर, ये के टी जो है इसको इधर ले आइए, प्लस का हो गया, प्लस के टी इज इक्वल टू आर नोट, और इस आर को उधर ले जाइए, आर नोट माइनस आर. ठीक है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बाय में टी. तो दीज आर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन या इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन या काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. मीन्स दिस इज द काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो आर नोट माइनस आर के टी या के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बाई में टी. सिमिलरली अगर मैं इसको ए नोट लेती तो एक्सप्रेशन क्या हो जाता? ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई में टी इज इक्वल टू के. ठीक है. सिमिलरली एक और एक्सप्रेशन मैं आपको बता देती हूँ, कई बार किसी बुक में इस तरीके से भी लिखा होता है. देखिए हमने कहा था रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, इसको हमने ए मान लिया एट एनी टाइम टी जब क्या था 0, तो ये बना नहीं होगा. किसी टाइम टी पर ये x बन गया तो ये रह गया होगा a माइनस एक्स. मीन्स बच्चे ये जो a है, ये जो a नोट है वो किसके बराबर था? a के बराबर. तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इस a नोट की जगह लिख दिया क्या? a माइनस, और जो ये a है वो क्या है? कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t. तो कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t क्या बची हुई है? a माइनस एक्स. तो हमने लिख दिया a माइनस एक्स बाय में t. तो बच्चे इसको जब आप सोल्व करेंगे, देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, k बाय में t, k इज इक्वल टू x बाय में t. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k t इज इक्वल टू x. तो दिस इज ऑल्सो द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए. दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो ये तीनों ही इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने अच्छे से याद रखने हैं. जहाँ पर ए नोट बार बार बोल रही हूँ मैं, इनिशियल कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी 0, और ए जो है कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, ए टी भी लिख सकते हैं आप इसको. और अगर लिमिट्स में मुझे इसी रिएक्शन को सोल्व करना होता है, इंटीग्रेशन अगर मुझे लिमिट्स में सोल्व करना होता है, देखिए यहाँ पर हम पढ़ चुके थे डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी. इस तरीके से हमने पढ़ा था, है ना, डी आर के डी टी. यहाँ पे फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया था. करिए अब लिमिट्स में इंटीग्रेशन कर दीजिए. हमने कहा डी आर, हम बोल देते हैं कि इनिशियली जो हमारी कंसंट्रेशन थी दैट इज आर टी और आर नोट. ठीक है ना, इनिशियल
इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन आर ले लेते हैं, आर ही ले लेते हैं, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन के बीच में एट एनी टाइम टी, इसको इंटीग्रेट कर लिया। सिमिलरली इसको के डी टी टाइम टी से एनी टाइम टी पे, 0 से एट एनी टाइम टी पे, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो बच्चे हम कैसे सोल्व करते हैं, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, बिकॉज हम इसको करेंगे टी माइनस 0 तो ये बचेगा टी ही, दिस इज के टी। तो यहाँ से भी सेम एक्सप्रेशन हमारा आया क्या, आर माइनस आर नोट, आर माइनस आर नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब देखिए इसको मुझे अगर प्लस में करना है तो मैं इसको सारे को क्या कर दूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये क्या हो गया प्लस, मीन्स हमारे पास क्या बचा, आर नोट माइनस आर इज इक्वल टू के टी, मीन्स दिस वन, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। तो मीन्स चाहे आप इसको लिमिट्स में रख के इंटीग्रेट कर लीजिए या आप विदाउट लिमिट के इंटीग्रेट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई लगा के फिर इसको सोल्व कर लीजिए, लेकिन आंसर यही आएगा, सोल्यूशन यही आएगा। तो मेन बात है आप इसको किसी भी तरीके से सोल्व करें, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मैं इसको रब करती हूँ अभी और फिर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम टी के बीच में। लेट वी ड्रॉ अ ग्राफ किसके बीच में, बिटवीन कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, जो ये है हमारी आर वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है ना, किसके वर्सेस, आर वर्सेस टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब देखिए बच्चे, अगर मुझे ये है आर, मुझे इधर चाहिए, मीन्स ये मुझे क्या चाहिए, इधर चाहिए, तो मैं अगर इसको यहाँ ले आऊँ तो मेरे पास क्या आ गया, आर प्लस में इज इक्वल टू आर नोट माइनस के टी, लाइक दिस, है ना, आर इज इक्वल टू आर नोट माइनस के टी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस के टी प्लस आर नोट, लिख सकते हैं बच्चे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बीच में, आर और टी के बीच में। देखिए बच्चे, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता भी दूंगी कि जब हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं। जब हम वर्सेस में ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये वाली जो टर्म होती है वो हमेशा इस वाले एक्सिस पर हम लेते हैं, और ये वाली जो टर्म होती है वो हमेशा इस वाले एक्सिस पर ली जाती है, ठीक है ना, ये इस एक्सिस पर और ये इस एक्सिस पर। तो बच्चे इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट, ठीक है। हमने ड्रॉ किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में, ठीक है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। मैथमेटिकली हम कहते हैं कि ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और ये जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होती है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप, और ये किसकी वैल्यू होती है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। मीन्स यहाँ पे हम y और x के बीच में तो क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, और ये जो m होती है वो स्लोप होती है, और c क्या होता है, दैट इज इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इसके और इसके रिस्पेक्ट में तो हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे स्लोप की वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है, कितनी वैल्यू है, माइनस के, और जो इंटरसेप्ट है वो कैसा है बच्चे, पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी है, दैट इज प्लस आर। इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, और उसकी वैल्यू कितनी है, आर नोट। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, आर नोट। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या, जब स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो तो बच्चे हमारा ग्राफ जो आता है वो इस तरीके से आता है, यानी कि ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट आर नोट विच इज इक्वल टू आर नोट, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप विच इज इक्वल टू माइनस के। मीन्स नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। अगर कोई कभी हमें ऐसा ग्राफ दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि ये किस तरीके या किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार मैं ग्राफ्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगी, लेकिन पहले हम बात करते हैं इसी रिएक्शन के लिए हाफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं, या टी हाफ ऑफ द रिएक्शन कैसे आप इस रिएक्शन के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं। टी हाफ निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार ये इसको रब कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि आप साथ साथ लिखें, क्योंकि यहाँ से ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप समझ लीजिए कि आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो
तो ये हमारे पास क्या था, इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन, ये या किसी भी फॉर्म में लिख सके, हमने कहा ये किसी भी रिएक्शन के लिए है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चे व्हाट इज़ हाफ लाइफ? हाफ लाइफ का मीनिंग है वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाए, वो टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। मीन्स व्हाट इज हाफ लाइफ? द टाइम ड्यूरिंग विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is reduced to 1/2 of its initial concentration। ठीक है ना, द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इन इनिशियल कंसंट्रेशन। या तो ये बोल सकते हो कि वो टाइम जिसमें आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया हो, आधा फॉर्म हो गया हो, है ना, आधा रिएक्टेंट खत्म, आधा बन गया है। या ये बोल सकते हैं कि वो टाइम जिसमें जो कंसंट्रेशन है R, वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह गई हो। मीन्स R क्या बन गई हो, R0 बाय हाफ, है ना, 1/2 R0 बन गई हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मीन्स यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज T हाफ लाइफ टाइम T 1/2। ये क्या हुआ कि T टाइम एट एनी T हाफ पर जो T है वो क्या हो गया, T 1/2 हो गया, और जो कंसंट्रेशन है A वो क्या हो गई, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो गई है। ठीक है, यही तो मैंने लिखा है कि वो टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिस वन इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो गई है, 1/2 हो गई है। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए के T 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ R0 माइनस ये क्या बच गई, R0/2 हमने 2 लिया तो ये हो गया 2A0 R0 माइनस R0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 R0 में से R0 चला गया, ये बच गया बेटा R0/2। और अगर मैं यहाँ से T हाफ मुझे निकालना है, K को मैं इधर ले आऊँ तो K किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू R0/2K। तो मीन्स व्हाट इज दिस, T हाफ फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू R0/2K। मीन्स T half for a zero order reaction is directly proportional to initial concentration and inversely proportional to rate constant of the reaction। तो T half inversely proportional to K and directly proportional to R0 होता है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये एक्सप्रेशन आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वापस देख लिए, हमने कहा T कोई भी वो टाइम T हाफ जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाए, या ये बोल सकते हो आधा रिएक्टेंट बन जाए और आधा प्रोडक्ट बन जाए, उसको हम T हाफ बोलते हैं। तो A क्या रह जाए, 1/2 ऑफ A0, या A जो बन जाए वो 1/2 ऑफ A0 हो। यहाँ पर हमने अप्लाई किया और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आया कि T हाफ किसके बराबर होगा, R0/2K के बराबर होगा। तो इस तरीके से बच्चे आप यहाँ से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, T हाफ से रिलेटेड ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से एक बार हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक ग्राफ ड्रॉ करके मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चे, अगर हमें आ जाए यहाँ से भी T हाफ, एक ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है, इसके बीच में T हाफ वर्सेज R0, A होगा तो A0, है ना, ऐसा भी हो सकता है, T हाफ वर्सेज R0। तो देखिए ये है हमारे पास इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, T हाफ दैट इज इक्वल टू R0/2K। ठीक है, हमें मालूम है दिस इज Y इज इक्वल टू mx+c की टर्म में लेकर जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ज़ीरो। मीन्स इंटरसेप्ट कैसा है, दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो इंटरसेप्ट कैसा हुआ, इंटरसेप्ट इज़ ज़ीरो, इंटरसेप्ट की वैल्यू ज़ीरो है। और बच्चे देखिए ये जो वैल्यू है ये स्लोप की है, और अगर मुझे इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके बीच में, तो स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, 1/2K, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप। और कैसी है, पॉजिटिव है, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। मीन्स अगर मुझे इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ बच्चे कैसे आएगा, T हाफ वर्सेस R0,
इंटरसेप्ट है 0 और स्लोप है पॉजिटिव। जब 0 इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप हो तो ग्राफ बेटा यहाँ से जाता है, ठीक है। जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो तो ग्राफ यहाँ से जाता है, स्लोप भी पॉजिटिव हो। जब स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट क्या हो 0 हो तो ग्राफ यहाँ से जाता है। मैंने कहा एक लेक्चर लेंगे हम ग्राफ के लिए, जिसमें हम सभी टाइप के ग्राफ की बात करेंगे कि किस किस टाइप्स के ग्राफ यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं ये करवा रही थी इंटीग्रेटेड रेट का, तो यहाँ पर इसीलिए अलग से मैंने ग्राफ बोलते हैं। अदरवाइज हम एक कंप्लीट लेक्चर लेंगे ग्राफ पे, क्योंकि ग्राफ जो है केमिकल काइनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आते हैं। तो टी हाफ आर नोट के वर्सेस हमने कहा स्लोप की वैल्यू क्या है, दैट इज पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कैसा है 0। जब 0 इंटरसेप्ट और स्लोप पॉजिटिव हो तो ऐसे इंक्रीजिंग स्लोप आती है। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू जो है बच्चे वो कितनी है 1/2k, और जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू कितनी है 0। तो दिस इज द ग्राफ फॉर आ 0 ऑर्डर रिएक्शन बिटवीन टी हाफ एंड आर नोट। एक और आप यहाँ से कर सकते हैं क्या बच्चे, अगर हमें कह दिया जाए किसी भी 0 ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मीन्स ये ग्राफ आपने देख लिया, आप इसको ड्रॉ कर लेना कॉपी पे अच्छे से, क्योंकि ग्राफ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक और लिख रही हूँ क्या, टाइम टेकन फॉर आ 0 ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट 100%, ठीक है ना। 100% कंप्लीशन के लिए किसी 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या एक्सप्रेशन हो सकता है। देखिए बच्चे, जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम पे आर यानी कि कंसंट्रेशन एट टाइम टी वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सारा का सारा रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। मीन्स यहाँ से आ जाइए आप, हमारे पास है KT इज इक्वल टू R नोट माइनस R। किसी टाइम T पर जब T क्या है, हमने कहा जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी उस कंडीशन पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो R है वो तो 0 बच जाएगा, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T दैट बिकम 0। मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगी 0, और KT क्या हो जाएगा 100% इज इक्वल टू R नोट, और T 100% कंप्लीशन के लिए क्या हो जाएगा R नोट बाय में K। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आर रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीटेड 100%। तो 100% कंप्लीशन के लिए R नोट बाय में K, ये रिएक्शन इस तरीके से आप ये एक्सप्रेशन भी याद कर सकते हैं। तो बच्चे दिस इज़ ऑल अबाउट 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसके साथ, इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तब तक बच्चे पढ़ते रहिए और इस टॉपिक को प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बनाइए, बेटर रहता है कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है, ये चीज़ें प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।